नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं अंशुल शर्मा लेकर आऊँ आप सबके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज 2026 का इकोनॉमी का पेपर सॉल्यूशन जो है वो अपना पेपर है पांचवा, 21 तारीख को जो हुआ था, 21 जनवरी को 2026, सब्जेक्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन था ये पेपर के अंदर। शुष्क खेती में वर्षा की मात्रा होती है। तो बेसिकली इसको अगर मैं बात करूँ तो तीन टाइप से अपन इसको क्लासीफाई करते हैं, जिसमें ड्राई फार्मिंग आता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड फार्मिंग सॉरी, और रेनफेड। यानी कि जब एवरेज एनुअल रेनफॉल 750 से कम होती है तो ड्राई, 750 से 1150 होती है तो ड्राई लैंड, और 1150 से ज़्यादा होती है तो वो किसके अंदर कंसिडर होती है, रेनफेड के। शुष्क खेती का राजस्थान में क्यों महत्व है, तो आंसर तो आपका ये हो गया, शुष्क खेती में वर्षा की मात्रा। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ मृदा संबंधी की बात करता हूँ कि राजस्थान में हमको पता है कि सॉइल जो है बेसिकली ज़्यादातर पोर्शन पे कौन सी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, यानी कि ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है 0.5% से भी कम पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसको सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। तो उस स्थिति में अपन कहीं ना कहीं शुष्क खेती बड़ा रोल। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ की एवरेज एनुअल रेनफॉल की। पश्चिमी राजस्थान में तो भैया 100 से 300 तक बारिश होती है। कुछ ऐसा अपना पोर्शन भी है 750 से भी ज़्यादा बारिश होती है राजस्थान में। तो इन कम बारिश की स्थिति को देखते हुए भी यहाँ शुष्क खेती के बारे में बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है फसल संबंधी में क्या आता है कि लेक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस नहीं फार्मर को। फार्मर जो है, जब हमको पता है कि एवरेज मानसून डे राजस्थान में 40 से 80 दिन है, तापमान जो है वो यहाँ 50-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और मानसून डे इतने ही है, फिर मैं 150 दिन की क्रॉप उगाऊँ, कैसे उगेगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप उगानी चाहिए। तो ये आपका शुष्क खेती के बारे में क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से खरपतवार का प्रवर्धन ट्यूबर राइजोम द्वारा होता है। तो ट्यूबर या राइजोम द्वारा जो आपका प्रवर्धन है वो किसका होता है, मोथा का होता है। एमटी याद कर सकते हैं, मोथा। ट्यूबर दूब घास का कैसे होता है, रनर से होता है। ऑफशूट का जलकुंभी। प्रभात, उपास 120, आईसीपीएल शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में हैं, तो ये किसकी है, अरहर की है। ठीक है, ICPH8 अरहर की फर्स्ट संकर किस्म थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये इसके साथ साथ पूरी दलहनी फसलों की ही पहली संकर किस्म थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अरहर की कुछ वैरायटी हैं, जिसमें प्रभात, मानक, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपास 120 ये सब फेमस है ना। ठीक है, और पूसा बैसाखी और SML 668 ये सब किसकी वैरायटी है, मूंग की वैरायटी है। चने की जो है वो आपको याद रखनी है, GNG करके अगर सीरीज आए तो वो किसकी है, चने की। ठीक है, फेमस जो बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके गौरव है, इसके अलावा आपके अवरोधी है, जो फेमस वैरायटी जो है वो जनरली पूछी जाती है चने की। गौरव जो है वो एस्कोकाइटा ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है, अवरोधी जो है बिल्ट के लिए रेजिस्टेंस है। गेहूं की वैरायटी शब्द आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, सोनालिका, वो सब किसकी हैं, ये गेहूं की। ज़्यादा अपन एक्सप्लेन नहीं करते, आगे चलते हैं। सबसे अधिक एल्बिडो किसका होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो मतलब जैसे कि सोलर रेडिएशन, सन से क्या है, सूर्य की किरण आ रही, अब वो आने के बाद किसी सतह से टकरा कर वापस लौट रही हैं। अगर मान लीजिए किसी सतह से टकरा कर बहुत ज़्यादा मात्रा में वापस लौट रही हैं, तो वो डिपेंड करेगा उस सरफेस पर, उस सतह पर। तो अगर मैं बात करता हूँ, सफ़ेद सतह होगी, है ना, सफ़ेद सतह होगी, तो पता है सफ़ेद रंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रकाश का परावर्तन क्या करता है, ज़्यादा करता है। तो प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब एल्बिडो किसका ज़्यादा होगा, जो व्हाइट सरफेस होगी उसका। अगर कोई काला रंग है तो काला रंग हमको पता है वो क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। तो उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि एल्बिडो ज़्यादा किसका होगा, सफ़ेद का, कम किसका होगा, काले रंग का। बिकॉज एल्बिडो इज द रेशो ऑफ टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड टोटल आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। कुल आने वाली, कुल जाने वाली सोलर विकिरणों का, सोलर किरणों का अनुपात, रेशो क्या होता है, वो एल्बिडो होता है। तो सबसे अधिक किसका हो, जो एब्सोल्यूट वाइट सरफेस होगी। तो इसमें अब ऑप्शन में आपके बर्फ दे रखा है, तो बर्फ में आइस नहीं है, स्नो है, तो ये आपको आंसर देना है ना। स्नो का ज़्यादा होता है, आइस का नहीं होता, याद रखना।
ठीक है। चारकोल का जो है वो सबसे कम होता है, लगभग 4% तक होता है, 90-95% तक आपका किसका होता है, स्नो का होता है। मैंने ओवरऑल सारे जितने भी आपको एल्बिडो बताए हैं, चाहे वो धान का बताया, काली मृदा का बताया, बाजरे का बताया, मूंग का बताया, ठीक है। एब्सोल्यूट वाइट सरफेस 100% होता है ये भी बताया। टोटल सारे एल्बिडो की वैल्यू मैंने लिखा रखी है जिन बैचेज में मैंने पढ़ाया है। ओके, गेहूं प्लस सरसों 9:1 किस प्रकार के क्रम का उदाहरण है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक पानी पीता हूँ। चलिए गुड। तो किसका है, ऋणात्मक का है। किसका है, ऋणात्मक का, क्योंकि 9:1 आपने जगह दे दी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। दो प्रकार के हम शस्य क्रम पढ़ते हैं, एक होता है धनात्मक शस्य क्रम, एक होता है ऋणात्मक शस्य क्रम, एडिटिव, और इसको हम ऋणात्मक को हम रिप्लेसमेंट भी कह देते हैं, प्रतिस्थापन शस्य क्रम। धनात्मक को हम क्या कह देते हैं, एडिटिव कहते हैं। ये मान लीजिए आपका फील्ड है, ये हमने क्या कर रखा है, उसमें मक्का के पौधे लगा रखे हैं। ये अपना एक पोर्शन है, एरिया है प्लॉट का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एडिटिव के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपके जितने मक्का के प्लांट थे एग्जाम्पल, उतने ही मक्का के प्लांट अभी हैं, लेकिन मैंने क्या किया, जो मक्का का पहला डिस्टेंस दोनों के बीच में ज़्यादा था उसको कम करके उसमें बीच में एक कोई दूसरी फसल लगा दी, दूसरी फसल के पौधे लगा दिए। तो मैंने क्या किया, एडिटिव, यानी कि मक्का के पौधे तो तब भी उतने थे, यानी कि यहाँ एकल फसल की मैं बात करता हूँ, जो एकल फसल की उपज थी, एकल फसल के जो पौधे थे वो यहाँ 100% आज अभी भी हैं, और यहाँ भी, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ भी 100% ही है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, जो आपकी फसल थी उस फसल की, जो आपकी मुख्य फसल थी मेन क्रॉप, उसकी ज्यामिति में परिवर्तन करके, किसमें परिवर्तन करके, ज्यामिति में, ज्योमेट्री में, यानी कि पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी में परिवर्तन करके मैंने क्या किया, उसमें दूसरी फसल को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसलिए यहाँ पर एक फसल जो है वो आपके कहीं ना कहीं दूसरी फसल को इंट्रोड्यूस किया, मुख्य फसल की जो आपने पहले फसल लगा रखी थी उसकी ज्यामिति में परिवर्तन किया। तो अब परिवर्तन किया तो चूंकि मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर एक फसल जो है वो क्या है, मुख्य है, दूसरी फसल जो क्या है वो गॉड है। रिप्लेसमेंट में मैं क्या करता हूं कि जैसे कि मान लीजिए ये आपके मक्का के पौधे है ना, अब मैंने क्या किया, रिप्लेस किया इसको। रिप्लेस कैसे किया कि मैंने मक्का के पौधों की जगह क्या किया, वहां उड़द के पौधे लगा दिए। अब इससे क्या हुआ, मक्का के तो पौधे कम हो गए, हम हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो रहे हैं, यहाँ मक्का के पौधे हो रहे हैं, यानी कि यहाँ अब जो आपने पहले फसल लगा रखी है एकल फसल की उपज, अब यहाँ देखिएगा आप, एकल फसल की उपज जो है वो 100% रहेगी क्या, यहाँ एकल फसल की उपज देखो और यहाँ एकल फसल की उपज देखो, 100% कहाँ है बेटा, कम हो गई ना। यहाँ देखो पौधों की संख्या, यहाँ देखो पौधों की संख्या कम हो गई, तो यहाँ एकल फसल की उपज जो है वो 100% यहाँ पर नहीं होती। यहाँ एक फसल मुख्य होती है, एक फसल सहायक, यहाँ दोनों ही फसलें क्या होती हैं, यहाँ मुख्य होती हैं। ये पश्चिमी देशों में उपयोग ली जाती है ये वाली, है ना। पश्चिमी देशों में ये जो है वो विधि कहाँ उपयोग में ली जाती है, भारत में उपयोग में ली जाती है। तो यहाँ वो रेशो जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि भैया 9:1, यानी कि 9 लाइन गेहूं की, उस 10 लाइन थी, एक उड़ा दी, उस एक लाइन पर किसकी लाइन लगा दी अपन ने, सरसों की लगा दी। तो वो ऋणात्मक का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया भैया, ऋणात्मक का। समझ आ गया, कोई गलती करोगे इसमें, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डीप चले जाते हैं अपन जबरदस्ती, ठीक है। अगला, कौन सा युग्म गलत है, रिले क्रॉपिंग खड़ी फसल की कटाई से पहले आगामी फसल की बुआई, बिल्कुल सही है। रिले क्रॉपिंग को एस बेंस ने बताया,
रिले क्रॉपिंग क्या चीज़ है समझा देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे किसी फसल की कटाई की, उस फसल की क्या कर देते हैं अपन कि जैसे यहाँ अपन ने उस फसल, एक फसल की क्या की बुआई, फिर अपन ने क्या की कटाई, फिर कटाई करने के बाद फिर किसी में तीसरी फसल, दूसरी फसल को बोते हैं। रिले क्रॉपिंग में हम क्या करेंगे, एक फसल की बुआई से कटाई, जैसे यहाँ पे अपन ने बुआई की है ना, समय अंतराल बता रहा हूँ इस मार्क्स में, और यहाँ उस फसल की कटाई, लेकिन इस फसल की कटाई से पूर्व ही उसी खेत में अपन दूसरी फसल की यहाँ क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। इसको ऐसा मैंने दिया, रिले क्रॉपिंग कहते हैं इसको। पैरा और ओटेरा के नाम से जाना जाता है, पैरा और ओटेरा के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल बिहार में फेमस है। ठीक है, ये जो है पर्टिकुलरली धान की क्रॉप में उपयोग में ली जाती है। धान में अपन क्या लगा देते हैं, अलसी लगा देते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नमी का उपयोग। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। रेटुन, कटाई के बाद बचे जड़ व तने से फसल को दोबारा उगाने की विधि, सही है। मिश्रित फसल, दो या दो से अधिक फसलों के बीज को मिलाकर बोला, बिल्कुल सही है। मिश्रित खेती फसल उत्पादन और पशुपालन अलग अलग करना, नहीं, एक साथ करना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग जिसको अपन कहते हैं। तो ये वाला इसके अंदर क्या है, गलत है। ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो ही गया। अगला क्वेश्चन 43। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एंटी ट्रांसपेरेंस दे रखे हैं, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं वे कारक आपके सामने दे रखे हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट यानी कि प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ व उनको सम्मिलित कीजिए। परावर्तक क्या होते हैं, परावर्तक होते हैं रिफ्लेक्टिन। रिफ्लेक्टिन यानी कि क्या हो गया, केओलिन और चूना। रंध बंधन करने वाले 2,4-D और PMSI है। परत बनाने वाले हेक्साडेकोलन, ठीक है, मोबिलीफ, पैक्लाब्यूटरजोल, सिलिकॉन, वैक्स, ये परत बनाने वाले हो गए। वृद्धि नियामक, साइकोसोली हो गए। तो पहला ए से ABCD, ये आपका आंसर। क्लियर, आगे चलें। ये वही है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सुपरवाइजर के अंदर पूछे गए हैं। डिस्कस कर लेते हैं। सोयाबीन, वीट, मूंग, क्या पूछी गई है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इससे पहले इसके नियम और कायदे के बारे में बात कर लेते हैं। फसल चक्र जो है वो हमेशा किससे शुरू होगा, खरीफ से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, खरीफ से। ठीक है, याद रखना चाहिए। फसल चक्र में मूंग, मूंगफली, मक्का अगर सबसे आखिर में आ रही है, इसका मतलब वो फसल चक्र वो जायद में कंसीडर होगी। किस में कंसीडर होगी, जायद में। फसल चक्र में हरी खाद वाली फसल को अपन फसल नहीं कंसीडर करते, लेकिन समय जरूर, समय तो क्या पहली बुआई कर लेते हैं तो समय का भी वो मुद्दा नहीं है। अगर पड़ती है, अपन ने जगह खाली छोड़ी है तो उसका समय गिना जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई फसल नहीं गिनी जाएगी, समय जरूर गिना जाएगा। अगर कोई मिश्रित या अंतर सस्य के रूप में फसल है तो उस फसल को एक ही फसल गिना जाएगा, दो फसल नहीं गिना जाएगा। तो सोयाबीन किसकी है, खरीफ, रबी। अब मूंग, मूंगफली, मक्का पीछे आ रहा है तो किसकी है, जायद की। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, यानी कुल कोई गई फसलों की संख्या और उनको उगाने में लगा समय। तो फसलें कितनी बोई हैं, 1, 2, 3। समय कितना लगा, खरीफ, रबी, जायद, एक ही वर्ष हुआ तो कितना परसेंट, 300%। ठीक है, और जैसे मान लो अपन ने धान और गेहूं लगाया, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, तो धान किसकी, खरीफ की, गेहूं किसकी, रबी की। सर जायद, जायद नहीं लगाया, खाली छोड़ दी, तो समय तो कितना जाएगा, एक साल में कितनी। अगर एक साल में अगर आप बोला जाए तो अधिकतम फसल ले सकते हो 4, वो भी कौन से आप मेथड से ले सकते हो, रिले क्रॉपिंग से, बाकी आप नहीं ले सकते। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि रिले क्रॉपिंग में जरूर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 400% आ जाए, बाकी किसी में नहीं आएगी। और न्यूनतम में तो क्या आप एक लोगे तो कितनी पर आएगी, 100% आएगी। ठीक है, हम्म, 300। अब है सही जोड़ा
मिला, ये सही जोड़ा। चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले काजरी, काजरी कहाँ पर है? जोधपुर। क्रीडा कहाँ पर है? हैदराबाद। ठीक है। CIH कहाँ पर है? बीकानेर। इकार्डा कहाँ पर है? बेरूत, लेबनान। तो पहला बी से, ये हट गया, ये हट गया, हट गया, एक ही आंसर मिल गया सीधा। पहला बी से, दूसरा डी से। ऐसा जल्दी करके नहीं जाना है ना, आंसर की भरने से पहले अपन को ये देखना है पूरे चीज़ को। अब मैंने टिका दिया, तुरंत कर लिया, लेकिन सबसे पहले अपन को करने के बाद उसको पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना जरूरी है आंसर की भरने से पहले, है ना। काजरी 1959 जोधपुर में स्थापना हुई थी। CIH बीकानेर के अंदर सेंट्रल ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। क्रीडा जो है आपके ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर काम करता है, हैदराबाद के अंदर है। इकार्डा जो पहले सीरिया में था, बेरूत लेबनान के अंदर है। इसे इक्रिसाइड हैदराबाद के अंदर है। अंतर सस्य फसल जिसमें आपसी फसलों में प्रतिस्पर्धा शून्य हो। शानदार क्वेश्चन। चलिए, अंतर सस्य फसल जिसमें आपस में शून्य प्रतिस्पर्धा हो, तो आपस में शून्य प्रतिस्पर्धा ऐसी आपस में शून्य प्रतिस्पर्धा किस में होती है? पैरेलल क्रॉपिंग में होती है। कंटिन्यूस यानी अविराम खेती, मैंने रिले क्रॉपिंग आपको बताई दी थी। कॉम्पेनियन और गार्ड क्रॉप और समझा देता हूँ। जैसे मान लो पैरेलल क्रॉपिंग में क्या है, मक्का लगा दी, मक्का के साथ अपन ने उड़द लगाई। अब चूंकि हमको पता है मक्का का नेचर अलग है, सीधी तरह बढ़ती है, उड़द जो है वो फैलती है, इसको पोषक तत्व जो है वो बाद में चाहिए, इसको पहले चाहिए। आपस में दोनों के कहीं ना कहीं जल मांग अलग अलग है, दोनों की पोषक तत्व की मांग अलग अलग है। जब मांग अलग अलग होगी तो लड़ाई की होगी, तो प्रतिस्पर्धा वहाँ क्या होगी? शून्य होगी। कॉम्पेनियन क्रॉपिंग यानी सहचर फसल। सहचर फसल में क्या होती है, अगर अपन ने फसल को एकल फसल के रूप में उगाया और उसी फसल को अपन ने अंतरा सस्य के रूप में उगाया, तो दोनों की जो उपज जो होती है वो क्या होती है? समान होती है, उसको कहते हैं अपन सहचर फसल। रक्षक फसल क्या है कि जैसे एक आपने कोई मुख्य फसल लगा रखी है, उसके चारों ओर अपन ने क्या किया? दूसरी फसल लगा दी एज गार्ड क्रॉप। जैसे सनई लगा दी अपन ने किसके चारों ओर? गन्ने के चारों ओर। ठीक है। अंतर सस्य फसल में मुख्य फसल के प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या एकल फसल के समान। देखो शानदार। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, पूरा कंसेप्ट इसके लेकर समझाया था कि भैया अगर एकल फसल के समान उपज है तो वो कौन सा है, और नहीं हो तो मैं अभी आपको क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ। मैंने ये पॉइंट लिखा था, ये देखिए मैंने क्या लिखा, एकल फसल की पौधों की संख्या यहाँ भी 100% है और यहाँ भी 100% है, अंतर सस्य के रूप में लगाया। तो ये किसके क्या आंसर होगा उसका? धनात्मक। ओके। अगला प्रश्न वाटरशेड से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले वाटरशेड क्या है? एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है, यानी कि एक जलीय इकाई है। एक ऐसा स्थान जिस स्थान पर आके हर एक क्षेत्र का पानी आके इकट्ठा होता है और उसको अपन बाद में उपयोग में ले सकते हैं। और अब क्या है, बेसिकली आपके जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने वाटरशेड बनाने चालू किया अलग अलग जगह पर। पूरा राजस्थान में तो बहुत जगह बनाया, जिससे क्या है कि बाद में पानी का यूटिलाइजेशन लिया जा सके, बाद में उपयोग लिया जा सके। तो ये उन्होंने किसके अकॉर्डिंग बनाई? उन्होंने एरिया के अकॉर्डिंग बना दिए। क्षेत्र का एरिया जो है वो उन्होंने हेक्टेयर के अकॉर्डिंग लिया, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लिया। ठीक है। अब फटाफट से अपन मैच कर लेते हैं। सबसे पहले मिनी, माइक्रो, मिली, सब मैक्रो, मैक्रो। मैंने कैसे याद कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ। 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000 और 50,000 से ज़्यादा। तो कौन सा पूछा गया वाटरशेड वन के क्षेत्रफल को? तो मिनी, माइक्रो, मिली। तो 10 से 100 यानी कि 1 से 100, मिनी, माइक्रो, माइक्रो यानी 100 से 1000, 100 से 1000, मिली 10,000, 1,000 से 10,000। ओके। और सब मैक्रो है नहीं, मैक्रो ऑप्शन में तो सीधा 50,000 से अधिक। तो पहला इसके अंदर किससे मैच हो रहा है? बी से मैच हो रहा है। पहला
बी से मैच हो रहा है तो सब में हो रहा है, तो एक ऑप्शन हट गया। माइक्रो दूसरा सी से मैच हो रहा है तो दूसरा इसमें सी से मैच हो रहा था, ये भी हट गया। तीसरा इसमें डी से मैच हो रहा है तो तीसरा इसमें डी से मैच हो रहा है, तो ये आंसर गया। डन, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी से है। वो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी थी, ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी से। ठीक है, क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है, ग्रॉस एरिया अपॉन नेट एरिया मल्टीप्लाई किससे, 100 से करते हैं। तो कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ नेट कल्टिवेटेड एरिया, यानी कि नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है यहाँ पर और ग्रॉस कितना है यहाँ पर 200, गुणा किससे करना है 100 से। ठीक है, अब गुणा जैसी जैसी तो कोई स्थिति यहाँ पर पैदा होती नहीं, ग्रॉस अपॉन नेट एरिया अपन बात कर लेते हैं सीधा ही। तो सीधा कितना गुणा करो तो 200 आ जाएगा, बाकी 2। ठीक है, परसेंटेज के बेसिस पे निकालना है तो कितना हो गया 200% आ गया, ग्रॉस अपॉन नेट, सिंपल है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये मेरे पास ऐसे खरीफ में, मेरे पास किसान के पास है, किसान के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है। अब खरीफ में उसने उस पर 10 हेक्टेयर में उगाया, रबी में पानी व्यवस्था थी नहीं, उसने 5 हेक्टेयर पर उगा लिया, जायद में उसने खाली छोड़ दिया, कुछ उगाया नहीं। तो यानी कि नेट तो मेरे पास एरिया कितना था 10 था, अब ग्रॉस कितना हो गया 15, तो 15/10 गुणा 100, 150%। इस तरीके से जो है वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाली जाती है। समझ आया। अगला क्वेश्चन 77वां क्वेश्चन है आपके सामने, किस खेती में कृषि के कार्य तथा फसलों की बुवाई ढलान के विपरीत करते हैं। तो जो अपन स्लोप के अगेंस्ट काम करते हैं वो सीधा क्या है। अब हाँ, अब पूछा गया कृषि के कार्य, कृषि के कार्य नहीं होता तो कंटूर टेरेस बोल देते आप, समझ आ रहा है। लेकिन कृषि के कार्य पूछा गया तो क्या आंसर दोगे, कंटूर फार्मिंग दोगे। कंटूर टेरेस, कंटूर बंडिंग दोनों मैकेनिकल के हैं, दोनों किसके हैं, यांत्रिक के हैं। ओके, फसल दे रखा है और कम जलमांग वाली किस्म दे रखी है। बाजरा की HHB 67 RHB 170 बिल्कुल सही है ये। मक्का की माही कंचन बिल्कुल सही है। मोठ की ये भी सही है, धान की नहीं। ये तो भैया 2010 के अंदर फर्स्ट हाइब्रिड थी राइस की, प्रथम संकर किस्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुष्क खेती के लिए असत्य कथन है, यानी कि शुष्क खेती के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, कौन सा कथन जो है वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण नहीं कर पा रहा उस बात को। तो पौधों की संख्या सामान्य से कम रखते हैं, बिल्कुल सही है, डेफिनेटली पौधों की संख्या हम सामान्य से कम रखते हैं ताकि कंपटीशन आपस में कम हो। बाजरा मोठ शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल। शुष्क क्षेत्रों में पौधे में प्रोलीन अम्लोन बन जाता है, बिल्कुल प्रोलीन, क्योंकि ये प्रोलीन बनता क्यों है, स्ट्रेस की वजह से बनता है। शुष्क खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में नहीं, राजस्थान में है, तो यही गलत है आपका। ठीक है, बाकी सब सही है। फसल में अलग अलग ऊंचाई की 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, 2 या 2 से अधिक ऊंचाई की अलग अलग, तो मल्टी स्टोरेड मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। रेटूनिंग बता ही रखा है, रिले क्रॉपिंग अविराम खेती बता ही रखा है। ये कहाँ उपयोग में ली जाते हैं, साउथ वगैरह में उपयोग में लेते हैं इसको। कहाँ उपयोग में लेते हैं, जनरली आपने देखा होगा तो साउथ वगैरह में उसको उपयोग में लिया जाता है, जिसमें नारियल के साथ अपन क्या कर देते हैं, केले लगा लेते हैं, काली मिर्च लगा देते हैं। ठीक है, प्रकाश का वितरण भी समान रूप से होता रहता है, उत्पादन भी अलग अलग फसलों का मिल जाता है। वापस वही क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया। गार्ड क्रॉप जो है वो सनई गन्ने के चारों तरफ फसल उगाना किसका एग्जाम्पल है, गार्ड क्रॉप का रक्षक फसल का एग्जाम्पल है। समानांतर का एग्जाम्पल क्या हो गया, मक्का प्लस उड़द हो गया, प्रतिस्पर्धा शून्य हो गई। सचर प्लस फसल का एग्जाम्पल क्या होगा, गन्ना प्लस आलू, एकल फसल के रूप में, अंतर फसल के रूप में उपज जो है वो बराबर आती है। रिले क्रॉपिंग बता ही दिया था, धान में अलसी, तो रक्षक फसल सही है। फसलों में ऐसी अवस्थाएं जिन पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों में उपज में बहुत क्षति होती है।
फ्लावरिंग स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। देखो फ्लावरिंग मैच्योरिटी ये अलग अलग फसल के लिए बोल सकते हैं, किसी फसल पे फ्लावरिंग या मैच्योरिटी पे आती है, लेकिन जरूरी नहीं सभी फसलों के लिए ये हो। तो ये अवस्थाएं कौन सी अवस्था है, तो ये मैच्योरिटी, ये पौधों की वृद्धि अवस्था है। लेकिन सिंचाई के संदर्भ में पूछा जाए कि ऐसी स्थिति जहां पानी जिस अवस्था पे पानी नहीं मिले तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, तो उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। क्रांतिक अवस्था में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने जब बताया था कि एक आध ऐसे क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं मैं कह देता हूँ कि वो क्रॉप से भी आ सकता है और वो क्वेश्चन इरिगेशन में मैच भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था क्या है, तो अपन बोलेंगे तो गेहूं से आया, इन क्रॉप से आया, लेकिन अपन बोलेंगे सिंचाई से भी आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ से इन दोनों टॉपिक्स पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, क्रिटिकल स्टेजेस सबकी याद होना चाहिए। गेहूं मक्का की जो है वो आपके टेसलिंग, सिल्किंग, और गेहूं की 6 याद होनी चाहिए। 2 हो तो कब पानी दें, 1 हो तो कब पानी दें, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। CRI अवस्था जो है वो कितने दिन में आती है, पता है 21 दिन में आती है, 20 से 25 दिन में आती है। कहाँ से आती है, तो क्राउन पोर्शन से, बीज के ऊपर से, परंतु भूमि के नीचे जो है वो CRI अवस्था देखने को हमको मिलती है। CRI, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, मैच्योरिटी, ये सब आपको याद होनी चाहिए, इसको डव भी कहते हैं अपन। ओवरऑल आपकी दलहनी फसल है तो उसमें फूल आते समय, फली बनते समय, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ चने में और अलसी में, सरसों में, तो उसमें फूल आने से पहले और फलियां बनते समय सिंचाई करनी चाहिए। यही मैं बात कर लेता हूँ आपके अन्य टॉपिंग हो गया आपके तम्बाकू के अंदर, वहाँ आपकी ब्रांचेज हो गई और कैप्सूल बनते फॉर्मेशन के समय। बहुत सारी जो ऐसी क्रॉप्स हैं, पर्टिकुलर 10 से 12 क्रॉप्स की आपको क्रिटिकल स्टेज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। सबसे पहले बेसिकली फेरिक क्लोराइड करता क्या है, तो ये फिजिकल डैमेज, केमिकल डैमेज से संबंधित नहीं, मैकेनिकल डैमेज से संबंधित है। मान लीजिए अपन क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड यूज में लेते हैं। फेरिक क्लोराइड का अपन सॉल्यूशन बनाए। अब सॉल्यूशन बनाओगे उसको 15 से 20 मिनट पानी में रखो बीजों को, है ना। और जैसे रखोगे तो जो क्षतिग्रस्त बीज होंगे ना मैकेनिकल डैमेज से, वो क्या करेंगे, फिनॉल से रिएक्शन करते हैं। अब ये क्या करेंगे, फिनॉल से अभिक्रिया करेंगे। फिनॉल से अभिक्रिया करने के बाद जो बीज खराब होंगे ना, उनका कलर अगर डार्क ब्राउन हो जाए, ठीक है, डार्क ब्राउन, तो इसका मतलब ये जो है वो डैमेज सीड है, प्रभावित बीज है। अगर डार्क ब्राउन हो गया तो समझ जाओगे कि भाई ये तो डैमेज है। तो ये फेरिक क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है, यांत्रिक क्षति के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, जिस टॉपिक से आपको लगे कि पोर्शन जो है वो लास्ट ईयर कैसा आया, उससे पहले कैसा आया, तो उन टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत ही कंसेप्ट क्लियर आपका है तो। डन। तो ये था अपना पूरा, हाँ कंप्लीट हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज अपने टेस्ट सीरीज का जो 5वां पेपर था, जो आपके 21 जनवरी 2026 को लगा था, स्पेशली जनजातियां टॉपिक का अपना ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक में से, तो उसको लेकर अपन बातचीत करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्या क्या उनकी विशेषताएं रही। चलिए, पहला प्रश्न जो अपने सहरिया जनजाति को लेकर क्वेश्चन था, हालांकि इस प्रश्न को अपन डिलीट कर दिया था, क्यों करना पड़ा उसकी भी अपन बातचीत कर लेते हैं। तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न, आपको ये ऑप्शन और पूरा एक पेज मिला होगा। अभी जैसे कि पैटर्न चल रहा है उसमें बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। तो सहरिया जनजाति को लेकर कुछ विशेषताएं। सहरिया जनजाति भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। ये राजस्थान की बारां जिले की किशनगंज एवं सांबा तहसीलों में निवास करती है। सही बात है ये, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, दारी संस्कार में मृत्यु के 30 दिन मृतक की अस्थियां व राख से बनी हुई आकृति के आधार पर अगले जन्म की योनि का पता लगाया जाता है। बाद में बाण गंगा या कपिल धारा में प्रवाहित करते हैं। तो बाण गंगा ये जो शब्द है, ये एक नदी के लिए है। ये थोड़ा सा क्या अटपटा लग रहा था, बाकी कपिल धारा वाली बात सही थी यहाँ पर, ठीक है। सहरिया जनजाति में पुरुषों के लिए गोदना जो टैटू है वो वर्जित है। महिलाएं रेजा नामक वस्त्र पहनती है, विवाहित होने का प्रतीक रेजा नाम का एक वस्त्र पहनती है जो विवाहित महिला पहनती है। ये भी बात यहाँ पर सही है। फिर चौरासिया पंचायत, सहरिया की जो पंचायत है, पंचायत के कुछ स्तर है, जैसे एक पंचताई,
पंचताई, एकादशिया और एक चौरासिया। ये पंचायत के प्रकार है। सहरिया जनजाति में ये पंचायत के प्रकार होते हैं। 5 गांव की जो पंचायत है, जो छोटी पंचायत है, वो तो का ये पंचताई है, 5 गांव। और 11 गांव की जो पंचायत होती है वो आपके कौन सी है? एकादशिया है। और चौरासिया सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी। लगभग 84 गांव इसमें शामिल होते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। कौन सी की? चौरासिया बड़ी पंचायत। चौरासिया पंचायत सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है, ये बात सही है। आगे जो कथन है सीताबाड़ी के तेजाजी मंदिर में आयोजित होती है। सीताबाड़ी के तेजाजी मंदिर में नहीं, वाल्मीकि मंदिर में आयोजित होती है। तो ये कथन यहाँ पर क्या था? गलत था। फिर यहाँ पर ये बाणगंगा आ गया, इस वजह से गलत है। इस कारण थोड़ा विवाद की स्थिति बन रही थी। इस प्रश्न को अपन ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अगर कपिल धारा होता तो ये बात सही हो जाती। तो यहाँ पर सीताबाड़ी के तेजाजी मंदिर में नहीं होकर ये कहां पर आयोजित होती है? इसका जो आयोजन है, इस पंचायत का आयोजन वाल्मीकि मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में इसका क्या होता है? आयोजित होता है। तो यहाँ पर जो ये चौथा ऑप्शन सही होना था, बाकी ये अपन ने डिलीट कर दिया था प्रश्न, स्टार 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 कर दिया गया था। क्यों करना पड़ा, इसका रीजन आपको बता दिया। अगला प्रश्न, ये कुछ जनजातियों की विशेषताओं में, स्पेशली जो घर को, मकान को क्या कहते हैं, शब्दावली को लेकर प्रश्न था। अलग अलग अपन शब्दावलियों के बारे में पढ़ते हैं। घर को क्या कहते हैं, गांव को क्या कहते हैं, बस्ती को क्या कहते हैं, मुखिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार जो घर है उसको लेकर यह प्रश्न पूछा गया था। भील जनजाति, ग्रासिया, सहरिया और कथोड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा है। दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। तीसरी ग्रासिया है, चौथी सहरिया है। कथोड़ी उदयपुर में रहते हैं। तो भील जनजाति का जो घर है वो कुया टापरा है। एक में 4 नंबर आपको यहाँ पर करना था, 2 में बैठ रहा है। ग्रासिया जनजाति के घर को कहते हैं घेर। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर बैठ रहा है। ये जो 1 नंबर ऑप्शन है, फिर सहरिया का क्या हो जाएगा? 2 नंबर, टापरी। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 नंबर होने वाला था। घर को क्या कहते हैं, गांव को क्या कहते हैं, बस्ती को क्या कहते हैं, इस प्रकार की शब्दावलियां हैं। सभी जनजातियों को लेकर अपना यो ध्यान रखना है। जैसे भीलों का गांव पाल है, पाल का मुखिया पालवी है। चलिए अगला प्रश्न, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति? मेलों में जीवन साथी चुनना, सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन या मेले में जीवन साथी चुनना, ये विशेषताएं कौन सी जनजाति की है? ग्रासिया जनजाति की है। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए, पहरावना तथा तालना विवाह प्रचलित है। ग्रास्य जनजाति की कुछ विवाह है, 2 का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। ऐसे ही 2-4 नाम और आ जाए अगर आपके सामने। मोड़ बंदिया, मोर बंदिया या मोड़ बंदिया, सेवा, पहरावना, तानना, ये सभी जो विवाह के प्रकार हैं ये ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है। पहरावना में क्या होता है? जो वस्त्र आदि देकर विवाह तय किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपके पहरावना विवाह है। तानना विवाह, तानना खींचतान करना, मतलब कि राजी नहीं है फिर भी जो विवाह है वो किया जाता है, एक तरीके से प्रेम विवाह टाइप का जो विवाह है वो कौन सा? तानना कहलाता है। ऐसे ही नाता है, खेवणो विवाह जिसको कहते हैं, खेवणो, नाता विवाह, ये सब भी ग्रास्य जनजाति में क्या है? विवाह के प्रकार है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। डी ऑप्शन अपना यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? भील जनजाति में जब विवाह होता है, दूल्हा जब दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचता है, स्पेशली कुशलगढ़ बांसवाड़ा के क्षेत्र में होता है, वहां पर दीवार पर एक दूल्हा पेंटिंग बनाता है, एक चित्र बनाता है। उस चित्र को कहते हैं भराड़ी। वो पेंटिंग क्या कहलाती है? भराड़ी कहलाती है। तो भीलों में विवाह की जो देवी है वो कौन सी माता है? भराड़ी माता है। कैसी देवी मानी जाती है? विवाह की देवी है। कौन से क्षेत्र में? कुशलगढ़ क्षेत्र में भराड़ी बनाई जाती है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा, भराड़ी के लिए स्पेशल कोई क्षेत्र पूछे तो ये कुशलगढ़ के जो भील है उनके द्वारा ये बनाया जाता है। मांडना क्या होता है? घर की दीवारों पर जो अपन पेंटिंग बनाते हैं, रंगोली टाइप बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपके मांडना है। कपड़े पर देवी देवताओं के चित्र है वो क्या है? फड़ है। और तहनीसा, ये तलवार और जो शस्त्र है उनको सजाने की एक कला है, हस्तकला है तहनीसा। तहनीसा में क्या होता है? आगे जब हैंडीक्राफ्ट पढ़ेंगे अपन उस समय बात करेंगे। तहनीसा जो कला है, ये कला आपके अलवर,
और उदयपुर की फेमस है। शस्त्र जो होते हैं उनमें डिजाइन को गहरा खोदकर शस्त्र सजाने, शस्त्र या औजार, धातु के शस्त्र या औजार सजाने की कला है। धातु के शस्त्र या औजार सजाने की कला है। डिजाइन को गहरा खोदकर तार भरा जाता है। डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें सोने का तार भरा जाता। उसे तहनीसा कला कहते हैं। तो ये स्पेशली कोई जनजाति से रिलेटेड विशेषता नहीं है। तलवार, छुरियां, चाकू ये सब सजाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने चित्र जो है उसको क्या कहेंगे, भराड़ी यहाँ पर कह देंगे। बिलो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए गए जो लोक देवी के चित्र है वो भराड़ी है, और ये भराड़ी विवाह की देवी मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न अपना, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों को आपको पढ़ना है और फिर तय करना है कथन सत्य है या असत्य है। साथ एक घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। दूसरा कथन है, सांसी जनजाति की बीजा और माला 2 वर्ग है। बिल्कुल सही बात है, यह सांसी जनजाति घुमंतु है, और वैसे तो जनजाति नहीं है, जाति है, लेकिन इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है इसका, तो ये अपन को ध्यान रखना है। दोनों कथन क्या है यहाँ पर सही है, दोनों कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 सही है। उत्पत्ति सहसपल नाम के व्यक्ति से है, भरतपुर क्षेत्र में यह ज्यादा पाई जाती है सांसी जाति, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सांसी जनजाति में एक रस्म होती है जो ज्यादातर पूछी जाती है, कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, तो ये सांसी जनजाति की है। विवाह के समय लड़की की चरित्र की परीक्षा है, चारित्रिक परीक्षा होती है कुकड़ी रस्म। तो यहां पर कथन 1 और कथन दोनों सही है। फिर ग्रास्य जनजाति प्रधानता पाई जाती है। ग्रास्य जो जनजाति है उसका क्षेत्र आपको बताना है। ग्रास्य जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, सबसे ज्यादा काम पर है सिरोही में, उसके बाद में आपको ध्यान रखना उदयपुर और जो पाली है, इन जिलों में भी ग्रास्य जनजाति पाई जाती है। इसका जो स्थान है वो कौन सा है, राजस्थान में तीसरा जो स्थान है, सबसे बड़ी तो कौन सी है, मीणा है, सेकंड भील है, और थर्ड जो स्थान आता है वो ग्रास्य जनजाति का जाता है, जो सिरोही, उदयपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। सबसे ज्यादा प्रेम विवाह सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेम विवाह सर्वाधिक अंधविश्वास अगर किसी जनजाति में है तो इसी जनजाति में ये बात आपको ध्यान रखना। मेले में जीवन साथी चुनते हैं, ये सारी इस जनजाति की क्या है, विशेषताएं हैं। फिर 84 क्या है, 84 क्या है, तो 84 ये आपके मीणा जनजाति में स्पेशली सबसे बड़ी क्या है, पंचायत है। बी ऑप्शन अपना यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, विवाह विच्छेद की जो एक प्रथा है वो तो क्या है, छेड़ा फाड़ना है। विवाह विच्छेद है छेड़ा फाड़ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, ये वापस पिछले क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन आ गया। तो बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, विवाह विच्छेद का प्रकार है, मतलब क्या है, तलाक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाता पुनर्विवाह का प्रकार है, पुनर्विवाह पहले से विवाहित है और बिना फेरे के अगर शादी होती है वो आपके नाता प्रथा कहलाता है। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान है। कटकी एक वस्त्र है जो स्पेशली आदिवासियों में अविवाहित जो महिलाएं, युवतियां हैं, वो पहनती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अविवाहित महिलाओं का एक प्रकार है। भाई विवाह का विवाहित महिलाएं नहीं पहनती है, आदिवासियों में जो युवतियां हैं वो एक स्पेशल ड्रेस पहनती है जिसको कटकी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेलरू क्या है, ये अच्छा प्रश्न है। हेलरू क्या होता है, हेलरू एक कोऑपरेटिव सिस्टम चलता है ग्रासियों में। संकट के समय कोई इमरजेंसी में मिलजुल कर जो सामूहिक टाइप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं उसको हेलरू संस्था कहा जाता है। तो ये हेलरू संस्था का संबंध किससे है, ग्रासिया जनजाति से। भाई ये आपको ध्यान रखना है। फिर मोरनी मारना किस जनजाति से संबंधित, मोरनी मारना क्या है, एक तरीके से
मांडना या रंगोली कह सकते हैं। घर के बाहर दीवारों पर पेंटिंग वगैरह जो की जाती है, मोरनी बांधना, ये मीणा जनजाति में प्रचलित एक प्रथा यहाँ पर आ जाती है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर राजस्थान में स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करती है, गीत गाती है। इस समय यहाँ पर की महिलाएं गोल घेरे में कौन सा यहाँ पर गीत गाती है, तो वो धुमालड़ी गीत है। गोलाकार घेरे में कौन सा गीत गाती है, धुमालड़ी। यहाँ पर देखो वैसे तो आंबा जो गीत है वो स्पेशली विवाह का एक गीत है, पाका आंबा। जो कोयडी गीत है उसी का एक पार्ट आता है आंबो गीत। काजलिया विवाह और श्रृंगार दोनों का गीत आ जाता है। और ये जो घूमर है ये नृत्य है स्पेशली। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज थे धुमालड़ी और इसके अंदर। तो धुमालड़ी क्या, जब पति प्रदेश जाता है कमाने के लिए, उस समय महिलाएं गोल घेरे में गीत गाती है और नृत्य करती है, उस गीत को धुमालड़ी गीत कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धुमालड़ी हो जाएगा। काजलियो विवाह का गीत भी है, विवाह प्लस श्रृंगारिक गीत है। आंबो एक विदाई का गीत है, घूमर राज्य नृत्य है, उस समय ये गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर धुमालड़ी करेक्ट आंसर अपना रहने वाला है। कौन से शहर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई? इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसकी स्थापना आखा तीज के दिन होती है? देखो आखा तीज कब आती है, पहली बात तो उत्तर क्या होगा, बीकानेर। आखा तीज है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन से शहर की स्थापना हुई? वैशाख शुक्ल तृतीया। 3 शहरों की स्थापना अपने आखा तीज के दिन मानी गई है। स्पेशली एक तो बीकानेर में पतंग उड़ाते हैं इस दिन, उदयपुर व नागौर। इन 3 शहरों की स्थापना आखा तीज के दिन हुई है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा शहर है, बीकानेर शहर आ जाता है। 1727 में आपके जयपुर की स्थापना, जोधपुर की 1459 में स्थापना, भरतपुर की महाराजा सूरजमल ने भरतपुर बसाया था। चलो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज 2026 पेपर जो है आपके 5 नंबर पेपर है और इसकी डेट जो है 21 जनवरी का पेपर है। एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है? भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 310 दिन का होता है। ऐसे सभी का गर्भकाल आपको पता होना चाहिए। जैसे गाय में गर्भकाल के दिनों की संख्या की बात करें तो 282 दिन का है। फिर बात करूं मैं भैंस की बात करूं तो लगभग 310 दिन का है। भेड़ की बात करें अपन तो भेड़ की 147 दिन का है। बकरी की बात करें तो 151 दिन का है। सुअरी की अपन बात करें तो 114 दिन का सुअरी का है। घोड़ी की बात करें तो घोड़ी में 341 दिन का है। और ऊंटनी में जो है 390 से 410 दिन। और कुतिया बिल्ली की बात करें अपन, कुतिया और बिल्ली इनमें 62 डेज का। खरगोशनी में जो है 32 डेज का। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 310 दिन। वैसे गर्भकाल होता क्या है? गर्भकाल का मतलब है यानी पशु के गर्भित होने से लेकर ब्याने तक जो बीच का टाइम होता है वो गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। सुमेलित कीजिएगा, अमृत महल कहाँ की? देखो सबका मैं बार बार कहता हूं कि सब ब्रीड का जो है आपको उत्पत्ति स्थल का पता होना चाहिए। तो अमृत महल कहाँ की ब्रीड है? ये कर्नाटका की है। और आपको बताया भी था कि इंडिया के अंदर सबसे अच्छी भारवाई नस्ल जो है वो कौन सी है? अमृत महल है। वेचूर केरला की है, जर्सी ब्रिटेन की है। तो कई लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि सर ये तो इंग्लैंड है, अरे इंग्लैंड को तो ब्रिटेन बोलते हैं। ब्राउन स्विस जो है स्विट्जरलैंड की। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा, थर्ड का जो है सी हो जाएगा और फोर्थ का डी हो जाएगा। ठीक है, चलो कथन देखिएगा, मेरिनो भेड़ की नस्ल है। सही बात है जी, मेरिनो भेड़ की नस्ल है। और ये मेरिनो जो है आपके, मेरिनो कहाँ की है? ये स्पेन की है। कहाँ की है? ये स्पेन की है। और विश्व में सबसे उच्च क्वालिटी की, सबसे उच्च गुणवत्ता वाली ऊन, उच्च गुणवत्ता वाली ऊन किसकी है? वो भी मेरिनो की है। उच्च गुणवत्ता वाली ऊन जो है वो मेरिनो की है। यानी बेस्ट फाइन वूल ब्रीड किसकी है? मतलब किसकी है ये? तो मेरिनो की। मतलब एक रेसा जब मैं निकालूं तो वो 10 सेंटीमीटर लंबा रेसा होगा।
मेरिनो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है। अपन बात करें अपनी जो 12th की बुक है उसमें ये बताया गया है कि मेरिनो से जो है 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन उत्पादन होता है, अकॉर्डिंग टू 12th बुक के हिसाब से अपन देखें। कथन ए सही है, कथन ए सही परंतु बी गलत है, केवल कथन बी सही है। कथन ए तथा बी दोनों ही सही है, इसमें है ना, दोनों सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित कीजिएगा। जैसलमेरी, चोकला, मालपुरा और सोनाड़ी चारों ही जो है भेड़ की नस्लें हैं। जैसलमेरी आपको पता होना चाहिए कि सर कंप्लीटली डेजर्ट ब्रीड के नाम से इसको जाना जाता है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। इसमें रोमन नाक भी पाई जाती है। देखो रोमन नाक का मतलब होता है तोतापुरी नाक। कैसी नाक है? तोतापुरी नाक। मैं बात करूं तो रोमन नाक किस किस में पाई जाती है? रोमन नाक देखिएगा भेड़ के अंदर मैं बात करूं तो भेड़ के अंदर जो है जैसलमेरी और चोकला के अंदर, जैसलमेरी और चोकला के अंदर रोमन नाक पाई जाती है। मैं बात करूं बकरी की, बकरी में रोमन नाक किस किस में है? तो ये जमुना पारी में, किस में रे? जमुना पारी में, बीटल में और सिरोही में, और सिरोही के अंदर, इन तीनों में जो है रोमन नाक पाया जाता है और भेड़ की दो नस्लों में रोमन नाक है। चलो तो जैसलमेरी का हो जाएगा बी। चोकला की बात करूं तो इसको राजस्थान या भारत की मैरिनो भी कहा जाता है। मालपुरा की बात करूं तो इसकी ऊन जो है मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। सोनाड़ी मेवाड़ क्षेत्र की है। मेवाड़ में भी स्पेशली मैं बात करूं तो उदयपुर, मेवाड़ में भी कहां पर? उदयपुर के अंदर। उपनाम की बात करूं तो सोनाड़ी को और भी उपनाम से जाना जाता है, और वो नाम ये है कि सर इसको चनोत्थर के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कान जमीन पर टच करते हैं ग्रेजिंग टाइम में। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरते समय। चनोत्थर भी बोलते हैं इसको, लापड़ी भी बोलते हैं इसको, भागली भी बोलते हैं, यानी भाग्य के लिए अच्छी मानी जाती है। लापड़ी इसलिए कान लंबे है इसकी। और सोनाड़ी के बारे में ये भी कहा जाता है कि सर ये भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी का मतलब होता है फिर दूध के लिए भी प्रसिद्ध है सर सोनाड़ी। मालपुरा ऊन जो होती है इसकी मोटी होती है ना, निम्न श्रेणी की। याद करो भेड़ की एक नस्लें आती है अविकालीन, सुना होगा। वो अविकालीन कैसे डेवलप हुई? मालपुरा का क्रॉस करवाया रेम्बुलेट के साथ, तब बच्चा पैदा हुआ अविकालीन। चोकला और रेम्बुलेट से क्रॉस करवाया तब बच्चा पैदा हुआ था अभिवस्त्र। क्यों समस्या आ गई ऐसी क्रॉस करवाने की? इसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, इसलिए इसका क्रॉस करवाया रेम्बुलेट के साथ में, तब बच्चा पैदा हुआ अभिवस्त्र। और अभिवस्त्र के बारे में कहानी कही जाती है कि मेमनों में सर्वाधिक जन्म दर किसकी होती है? अभिवस्त्र की होती है, 93.21%। मालपुरा का क्रॉस करवाया रेम्बुलेट के साथ में, तब बच्चा पैदा हुआ अविकालीन। और उस अविकालीन की जो ऊन होती है वो बहुत ही पतली होती है, उत्तम श्रेणी का कालीन भी बनाया जाता है इससे। ठीक है, ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की। तो ये मिलान कर लीजिएगा। जैसलमेरी फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, और फोर्थ का डी हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। जैसलमेरी रोमन नोज, चोकला मैरिनो ऑफ राजस्थान, मालपुरा लो एंड थिक क्वालिटी वूल, सोनाड़ी ब्रीड ऑफ द मेवाड़ रीजन। सबसे अच्छा मटन व चेवन जो है क्रम से किससे प्राप्त होता है? देखो आपको जवाब देना क्रम से देना, यानी तो ये कंफर्म है कि मटन जो होता है वो भेड़ का मांस होता है और चेवन जो होता है वो बकरी का मांस होता है। ठीक है, तो चोकला जो है यहाँ पे देखो भेड़ आ गई है, ठीक है। और ब्लैक बंगाल जो है ये भी ऑप्शन सही है, बट यहां पे पहले बकरी दे दिया फिर दे दिया भेड़। पर आपको क्रम से बताना, पहले भेड़ बताना फिर आपको बताना बकरी। तो नेल्लोरी जो नस्ल है अपने इंडिया के अंदर वो मटन के लिए प्रसिद्ध है। नेल्लोरी जो भेड़ है, इस भेड़ को मैं आपको बता देता हूं, नेल्लोरी जो भेड़ है इसको बकरी जैसी भेड़ कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें आप, बकरी जैसी भेड़ कहा जाता है। और इंडिया के अंदर सबसे लंबी ऊंची भारी भेड़ की नस्ल कौन सी है? सबसे ऊंची और लंबी नस्ल कौन सी है? तो वो नेल्लोरी से ही होगा। और एक अंगोरा नस्ल आती है जिसको भेड़ जैसी बकरी बोला जाता है, भेड़ जैसी बकरी।
चलो, और ब्लैक बंगाल, ये चेवन अपने इंडिया की बात हो रही, क्योंकि ऑप्शन अपने ब्रीड जो है यहाँ की अपने इंडिया की ब्रीड है। तो यहाँ ब्लैक बंगाल जो है ये चमड़ा व मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। कौन सी वाली? ब्लैक बंगाल, इसको याद रखें आप, और एक नेल्लोरी हो जाएगी। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, विश्व में चेवन के लिए प्रसिद्ध कौन सी? पूरे विश्व में चेवन के लिए प्रसिद्ध है, और उस ब्रीड का नाम है बोएर, जो कि दक्षिण अफ्रीका की ब्रीड है। और पूरे वर्ल्ड में चेवन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? वो है बोएर। पूरे वर्ल्ड में मटन के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? वो है सफोक। कौन सी है? सफोक। तो मैं इसको लिख देता हूं, विश्व में चेवन के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? वो तो है आपके बोएर। और विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? तो मैं वो भी लिख देता हूं, सफोक। सफोक इंग्लैंड की ब्रीड है ये ना, सफोक। और इधर ये बकरी में बोएर। इंडिया की बात करें तो नेल्लोरी हो जाएगी मटन में, और ब्लैक बंगाल जो हो जाएगी चेवन की। ओके, चलो, ये आपका ऑप्शन नेल्लोरी और ब्लैक बंगाल। सेफर सूत्र के द्वारा गाय का वजन ज्ञात करने की इकाई है। तो ये मैंने आपको जो है प्रॉपर सॉल्यूशन करवाया था पहले ही वीडियो में, 4 तारीख वाले वीडियो में जो है, 4 तारीख वाले पेपर में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे सॉल्यूशन के अंदर। तो उसको आप अच्छे से देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये एक देखो शीर दे रखा है, ये तो पौंड है, और एक शीर भी दे रखा है। शीर जो होता है ये अग्रवाल फॉर्मूला का सूत्र है, शीर है ना, अग्रवाल वाला सूत्र है शीर। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, एक पौंड में कितने किलोग्राम होते हैं? एक पौंड में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 0.93 केजी होता है। 0.454 केजी समथिंग, यानी 454 ग्राम हो गया। और एक शीर के अंदर जो है कितना होता है? 0.93 किलोग्राम, यानी 930 ग्राम होता है एक शीर में। और एक पौंड में कितना किलोग्राम होता है? 0.454 किलोग्राम होता है। चलो, बछड़ों का कम उम्र में चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? उनकी उम्र के आधार पर, उनके वंश के आधार पर, उनकी ऊंचाई के आधार पर, या उनके वजन के आधार पर। on what basis should cows be selected at an early age? तो पेडिग्री रिपोर्ट इंग्लिश हमेशा आपको आनी चाहिए। पूर्वजों की वंशावली अभिलेख देखकर, यानी उनके वंश के आधार, किसके आधार पर? वंश के आधार पर। डीप लीटर प्रणाली में बिछावन जो होती है, बिछावन को वैसे लीटर बोला जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो उसकी गहराई होती है, इसकी यानी मोटाई जो है लगभग कितनी क्या होनी चाहिए? डीप लीटर मतलब लीटर जो बिछाते हैं ना मुर्गियों के नीचे, जिस पर जो है पेड़ों की सूखी पत्तियां भी होती है ना, और भूसा भी होता है, उसकी लगभग मोटाई कितनी रखेंगे? तो उसकी एवरेज जो है आप लोग याद रखें 6 से 12 इंच होते। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लगभग 12 इंच अधिकतम रहती है इसमें। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ की नस्ल जिसमें रोमन नाक पाया जाता है, तो अभी मैंने आपको यहां पर बताया भी था, भेड़ की नस्ल जिसमें रोमन नाक पाया जाता है। भेड़ की ये नस्लें देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि भेड़ की जैसलमेरी और चोकला जो ब्रीड है, इसमें रोमन नाक पाई जाती है। बकरी की जमुनापरी, बीटल और सिरोही, इसमें रोमन नाक पाई जाती है। तो भेड़ की कौन सी नस्ल हो जाएगी? चोकला। कौन सी हो जाएगी? चोकला हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? देखो, इस पुग्गल को बीकानेरी बोला जाता है, ये भी कुछ जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं। पुग्गल को बीकानेरी बोला जाता है, और मगरा को जो है बीकानेरी चोकला बोला जाता है। बीकानेरी चोकला। और भी बोला जाता है, इस मगरा को चक्री के नाम से भी जाना जाता है। मगरा को चक्री के नाम से भी जानते हैं, बीकानेरी चोकला के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाली जो नस्ल दे रखी है ये हनुमानगढ़ गंगानगर की, कहां की है? हनुमानगढ़ गंगानगर की है।
और इसके अंदर जो है देखा जाए तो पीले रंग की ऊन पाई जाती है। नाली में कैसी ऊन? पीले रंग की ऊन पाई जाती है। नाली में कैसी ऊन पाई जाती है? पीले रंग की ऊन पाई जाती है। नाली में पीले रंग की ऊन पाई जाती है। पुग्गल, वैसे इंडिया में कारपेट ऊन के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? वो पुग्गल है आपकी। मगरा की मैं बात करूं तो मगरा में गुलाबी ऊन पाई जाती है। कैसी ऊन पाई जाती है? गुलाबी ऊन पाई जाती है। ठीक है, ये पुग्गल है, पुग्गल। तो इसका आंसर जो आपके कौन सा हो जाएगा? रोमन नोज वाला। अविकालीन किन दो नस्लों का क्रॉस है? अविकालीन, मैंने वीडियो में आपको अभी जस्ट बताया था पहले कि मालपुरा की ऊन जो होती है वो मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। अब क्या करें साहब, रेम्बुलेट के साथ में क्रॉस करवाया रेम्बुलेट के साथ में क्रॉस करवाया किसका? मालपुरा के साथ। इसमें नर ये है और ये मादा, तो बच्चा पैदा कौन हुआ? अविकालीन हुआ था, ये याद रखें आप। रेम्बुल और चोकला के क्रॉस की मैं बात करूं तो इससे बच्चा पैदा होता है अविवस्त्र। कौन सा बच्चा? अविवस्त्र। अविकालीन से कौन सा हुआ है? रेम्बुलेट वाला, रेम्बुलेट मालपुरा से। फ्रेंच मेरिनो भी बोलते हैं इसको वैसे, रेम्बुलेट को। जमुनापरी को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है क्या? नहीं, मिल्क चैंपियन को टोगनबर्ग के नाम से जाना जाता है। टोगनबर्ग जो बकरी है, टोगनबर्ग जो बकरी है उसको मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। जर्सी गाय के नाम से एक ब्रीड आती है बेटा बकरी की, जिसको एंग्लो न्यूबियन बोला जाता है, जो कि एंग्लो न्यूबियन जो इंग्लैंड की है, वो जमुनापरी और न्यूबियन के क्रॉस से बच्चा पैदा हुआ है, वो एंग्लो न्यूबियन है। मिल्क क्वीन के नाम से किसको जाना जाएगा? तो सानेन बकरी को जाना जाता है। किसको रे? सानेन बकरी को। और जो जादुई बकरी है, जादुई बकरी जो है, मैजेस्टिक गॉड जो है, वो जमुनापुरी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके फिदर्स पर, पिछले पैरों पर घने बाल पाए जाते, पिछले पैरों पर घने बाल पाए जाते हैं और चलती है तो वो लहराती हुई चलती है, इसलिए इसको मैजिक गोट के नाम से भी जाना जाता है, जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका क्रॉस भी लिख लीजिएगा, जमुनापरी का, सॉरी एंग्लो न्यूबियन का, जमुनापारी क्रॉस न्यूबियन से बच्चा पैदा कौन हुआ था? वो हुआ था एंग्लो न्यूबियन। सिरोही बकरी की मुख्य विशेषता क्या है? सिरोही कम तापमान सहनशीलता, शरीर का रंग भूरा लाल, भूरा लाल जिस पर, भूरा लाल यूं ध्यान रख लेना, भूरा लाल जिस पर काले चित्तीदार धब्बे, भूरा लाल जिस पर काले चित्तीदार ब्लैक स्पॉट होते हैं, मतलब बॉडी कलर्स ब्राउन विथ रेड एंड ब्लैक स्पॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये थोड़ा ध्यान रखें इसका, सिरोही का ना, ये वाली मेन विशेषता है। और भी है सिरोही के अंदर जो है, पीठ पर जोल होता है, पीठ पर हल्का जोल होता है, पीठ पर क्या होता है? हल्का जोल, डिप्रेशन होता है पीठ पर सिरोही के अंदर। सानेन किस देश की नस्ल है? तो मैं ये हमेशा बोलता हूं कि आपको ब्रीड का उत्पत्ति स्थल तो सबका पता होना चाहिए। सानेन जो है ये स्विट्जरलैंड की है और उसको दूध की रानी भी बोलते हैं, दूध की रानी बोलते हैं। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन था, हाँ, मिल्क क्वीन जो है वो किसको बोलेंगे? सानेन को बोलेंगे। निम्न में से टॉगनबर्ग की विशेषता क्या है? चॉकलेटी रंग तथा आंखों से थूथन तक दोनों तरफ सफेद धारियां किसमें देखने को मिलेगी? टॉगनबर्ग के अंदर। ये इसका मेन कैरेक्टर है, लाल रंग पूरी काली केवल सफेद धारियां, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेस्ट जो है वो कौन सा आंसर हो जाएगा? चॉकलेट आंखों से थूथन तक दोनों तरफ श्वेत या सफेद धारियां होती है। व्हाइट स्ट्रिप ऑन बोथ साइड फ्रॉम द आई टू द मजल। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र से संबंधित है? ये भी आपको पता होना चाहिए। भेड़ के अंदर यदि आप याद करते हो नस्लें, तो ये वाला वर्गीकरण जो है
वैज्ञानिक राइट के अनुसार वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए। चैंगथंगी, भकरवाल, गद्दी, चैंगथंगी, भकरवाल, गद्दी, ये तीनों ब्रीड जो है आपको पता होनी चाहिए। ये भकरवाल गद्दी जो है उत्तरी हिमालयन क्षेत्र की है। नल्लोरी, डेकनी, मद्रास रेड जो है आपके ये सेंट्रल भारत में आ जाती है, दक्षिणी भारत में आ जाती है। पाटनवाड़ी, बीकानेरी, मारवाड़ी, ये आ गई आपके शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में। कौन कौन सी? पाटनवाड़ी, बीकानेरी और मारवाड़ी। पाटनवाड़ी वैसे गुजरात की ब्रीड है। पाटनवाड़ी कहाँ की है? गुजरात की। वैसे शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में यूपी भी आता है, गुजरात भी आता है और अपना राजस्थान भी आता है। गंजम, शाहबादी, बोनपाला जो है ये पूर्वी क्षेत्र की है। ये कौन से क्षेत्र की है? पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में आ जाती है। और चैंगथंगी, भकरवाल जो है ये उत्तरी हिमालयन क्षेत्र में, उत्तरी हिमालय क्षेत्र। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की कौन सी है? पाटनवाड़ी हो गई, बीकानेरी हो गई, मारवाड़ी हो गई। बहुत सारी ब्रीडें हैं इसके अंदर जो अपने राजस्थान की सारी जो है वो सारी किसमें आ जाएगी? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में आ जाएगी। मिलान कीजिएगा। हिसारडेल किसकी ब्रीड है? लोही किधर क्या है? अविशान का क्या रोल है? नाली का क्या रोल है? तो देखिएगा, हिसारडेल जो है गेरोल, मालपुरा और पाटनवाड़ी के क्रॉस से पैदा हुई है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लोही जो है भारत का सरताज बोलते हैं इसको। अविशान जो है, हिसारडेल का क्रॉस जो है आपके बीकानेरी इव और मेरिनो रेम के क्रॉस से पैदा हुई है। अविशान ये जो है अभी हाल ही में भेड़ की एकमात्र सिंथेटिक नस्ल जो रजिस्टर्ड हुई है वो कौन सी है? अविशान। गैरोल, मालपुरा और पाटनवाड़ी के क्रॉस से पैदा हुई है। हिसारडेल बीकानेरी इव और मेरिनो रेम के क्रॉस से पैदा हुई है। नाली जो हनुमानगढ़ की क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल हो गई। तो फर्स्ट का डी हो गया, सेकंड का सी हो गया, थर्ड का बी हो गया और फोर्थ का ए हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। चलो मिलान कीजिएगा। देखो फिर मिलान से आ गया क्वेश्चन, मतलब उत्पत्ति स्थल तो आपको पता होना ही चाहिए। कराकुल कहाँ की है? मध्य एशिया की ब्रीड है। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि कराकुल जो है किसके लिए पाली जाती है? पेल्ट के लिए। किसके लिए पाली जाती है? पेल्ट। पेल्ट का मतलब होता है खाल के लिए। किसके लिए? पेल्ट के लिए पाली जाती है। पेल्ट के लिए पाली जाती है यानी खाल के लिए। कम उम्र के मेमनों को मारकर घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है। डॉर्सेट इंग्लैंड की है और पॉलबर्थ ऑस्ट्रेलिया की, कोरिडेल न्यूजीलैंड की है। और राजस्थान में देखा जाए तो ये चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो फोर्थ का सी हो गया, थर्ड का जो है डी हो गया। दोनों जगह नजर आ रहा है तो ये वाला उठाना पड़ेगा। फर्स्ट का बी हो गया और सेकंड का फर्स्ट हो गया। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। असत्य कथन कौन सा है? चोकला के मेमनों में सर्वाधिक जन्म दर होती है। चोकला के मेमनों में सर्वाधिक जन्म दर होती है, ये भी देख लीजिएगा एक। और बीटल बकरी के कान लंबे, सींग पीछे की ओर घुमावदार होते हैं तथा केवल नर में दाढ़ी पाई जाती है, ये भी सत्य बात है। टॉगनबर्ग को मिल्क चैंपियन, ये सत्य है। भेड़ों के रेवड़ में सर्वाधिक मेमनों में जन्म दर मारवाड़ी नस्ल में होती है। बिल्कुल 90% तक जन्म दर होती है रेवड़ में, 90%। बट क्रॉस ब्रीड का अपन देखा जाए तो वो अविवस्त्र के अंदर होती है। क्रॉस ब्रीड में तो अविवस्त्र है, देखो 93.21%। पर नॉर्मल यदि अपन भेड़ों की बात करें तो वो मारवाड़ी के अंदर होती है 90% तक। तो देखो चोकला के मेमनों में सर्वाधिक जन्म दर होती है। नो, सर्वाधिक मृत्यु दर किस में होती है मेमनों में? वो चोकला के अंदर होती है।
इसीलिए तो इसका क्रॉस करवाया रेम्बुलेट के साथ में, तब बच्चा पैदा हुआ अविवस्त्र, ये वाला, और फिर ये बच्चा पैदा होगा 93.21%। तो ये वाला कथन असत्य हो गया। चलो, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्लें दक्षिण भारत क्षेत्र से बिलोंग करती है? दक्षिणी भारत की कौन सी नस्ल है? सुरती, महसाणा। देखो ये वाली चैंगू गद्दी, ये तो जो है आपके आ जाएगी उत्तरी हिमालय। कौन सा क्षेत्र में आ जाएगी रे? ये आ जाएगी आपके उत्तरी हिमालय क्षेत्र की आ जाएगी। ठीक है, सुरती, महसाणा, बारबरी, ये तो अपने राजस्थान की आ जाएगी सब। शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क व अर्ध शुष्क में आ जाएगी। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, एरिड एंड सेमी एरिड हो जाएगा। ब्लैक बंगाल, अंडमानी, अंजोरी जो है, और एक गंजम भी है, एक गंजम भी है इसके साथ साथ में। तो ये आ जाएगी आपके पूर्वी क्षेत्र में आ जाएगी, है ना। इधर ये पश्चिम बंगाल, यूपी का क्षेत्र, सॉरी बिहार का क्षेत्र जो है इधर। ओस्मानाबादी, संगमनेरी, नंदी दुर्गा, ये जो है आपके किस में आ जाएगी? दक्षिणी भारत। एक मालाबारी भी है इसमें, मालाबारी, ये किस में आ जाएगी? दक्षिणी भारत क्षेत्र में आ जाएगी। ठीक है, चलो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ओस्मानाबादी, संगमनेरी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बकरी का क्लोन जो है नूरी है। देखो मैं नूरी की कहानी बताऊं तो पाकिस्तान में भी जो है सबसे पहले इसका जन्म हुआ था क्लोन से, पर उसको मानते नहीं है। फिर अपने इंडिया के अंदर जो है बात होती है 2012 की, शेरे हिंद कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के अंदर इसका जन्म हुआ था। ये सही बात है। भेड़ का प्रथम क्लोन डोली है, यही सत्य बात है। ये भी सिरोही के पीठ में जोल होता है, यानी डिप्रेशन इन बैक, ये भी सही बात है। जमुनापरी में सर्वाधिक फैट होती है, नो नेवर। सर्वाधिक फैट जो है किसके अंदर होती है? वो बारबरी के अंदर होती है। किसके अंदर? बारबरी के अंदर। 12th की बुक के अनुसार 4.5 से 5% फैट किसके अंदर? बारबरी। और जमुनापरी के अंदर 3.5 से 5% तक फैट बताई गई। तो ये वाला कथन असत्य कथन हो जाएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि जमुनापरी इंडिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? वो जमुनापरी। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं। भारत में सर्वाधिक दूध जो है वो जमुनापरी का। ठीक है, 360 से 544 लीटर प्रति ब्यात। ये वापस आ गया क्वेश्चन। चलो, चलो तो फिर आगे अपन कल चर्चा करेंगे पोल्ट्री के बारे में। उसके भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। चलो, राम राम सभी को। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सभी? और आशा करते हैं आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के पेपर जैसा कि आपके चल रहे हैं, और ये वीडियो सॉल्यूशन क्लास है जिसके अंदर आपको हमेशा से ही पता है कि हम एक प्रश्न के साथ इनसे बनने वाले संबंधित सारे के सारे प्रश्न करते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये टेस्ट पेपर नंबर 5 है जो कि 21 जनवरी 2026 को आपके कंडक्ट हुआ था। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और इनका सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन था पहला कि निम्न में से कौन सी प्रजाति बेर में मूल व्रंत हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मूल व्रंत हेतु पहली है जिजिफस नुमुलेरिया, जिजिफस रोटोंडिफोलिया, जिजिफस मोरिसियाना या सभी। और सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल एज रूट स्टॉक्स इन बेर। जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि आपने इसका जवाब क्या किया था, आपके मन में होना चाहिए, याद रखना है आपको हमेशा। तो मैं आपको बताऊं, जिजिफस नुमुलेरिया ये जड़ बेरी है। कैसी है? जड़ बेरी। मतलब नुमुलेरिया अर्थात बोना मूल व्रंत होता है। कैसा होता है? बोना मूल व्रंत होता है। जिजिफस रोटोंडिफोलिया ये आप बोरडी कह सकते हैं, बोरडी या देसी बेर या बोरडी, याद रखना। जो देसी बोरडी होती है, देसी बेर होता है, ये जिजिफस रोटोंडिफोलिया है और ये गोला उमरान किस्म के लिए अच्छा, गोला व उमरान किस्म के लिए अच्छा और सर्वाधिक उपयुक्त भी यही है, याद रखना। और मैं अगर आपको बताऊं तो फल मक्खी के प्रति प्रतिरोधी है, फल मक्खी प्रतिरोधी होता है, याद रखना है। फल मक्खी प्रतिरोधी मूल व्रंत भी है जिजिफस रोटेंडिफोलिया। और जिजिफस मोरिसियाना तो जानते हैं आप कि बेर का वानस्पतिक नाम है। और एक होता है जिजिफस जुजुबा जो कि चाइनीज मूल व्रंत है। कौन सा है? चाइनीज मूल ग्रंथ है, याद रखिएगा। चलो, तो इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न देखो, तने पर पॉलीथीन की पट्टी लपेटकर किस कीट को नियंत्रित किया जाता है? ड्रोसिका मेंजिफेरी, क्लूमेटिया, टर्न स्वर्सा और बेओफेरा, रूफोमेक्युलाटा और युबलेमा वर्सिकोला। चल, ये रैपिंग पॉलीथीन स्ट्रिप ऑन द स्टेम इज यूज्ड टू कंट्रोल विच इंसेक्ट। मतलब तने पर पट्टी बांधना, याद रखना, ये किसके लिए अपनाते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि जब आम के कीट आप पढ़ते हैं, किसके पढ़ते हैं? आम के कीट पढ़ते हैं, तब वहाँ पर एक कीट पढ़ते हैं जिसका नाम है मैंगो मिलीबग, मैंगो मिलीबग। और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वह होता है ड्रोसिका मेंजिफेरी, ड्रोसिका मेंजिफेरी। और ये ड्रोसिका मेंजिफेरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये ज़मीन में अंडे देती है। अंडे कहाँ देती है? अंडे देती है मृदा के अंदर, मृदा। गर्मियों में इसका प्रकोप होता है मई जून के समय पे, प्रकोप का समय होता है मई जून माह, मई जून माह के अंदर सर्वाधिक इसका प्रकोप होता है। तो अंडे देने के बाद, जैसा कि माना कि ये आम का पौधा है और इसने अंडे दे दिए ज़मीन के अंदर, ये अंडे से लार्वा निकला और लार्वा इस तने के सहारे ऊपर चढ़ेगा। तो आप ऐसा करें कि इस तने पर एक पॉलीथीन की पट्टी बांध दें और उस पर ग्रीस लपेट दें। ग्रीस लपेटने से वो जब लार्वा ऊपर चढ़ेगा तो वह वही चिपक जाएगा और वहाँ चिपक कर फिर उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाएगी। तो यह मैंगो मिलीबग अर्थात ड्रोसिका मेंजिफेरी, ऑप्शन नंबर 1 याद रखना। और ये स्टेम बोरर होता है, हालांकि आम का ही होता है, ये स्टेम बोरर है, ये स्टेम बोरर होता है आम का, याद रखना। और ये सूट बोरर है, क्लूमेटिया टर्न ईश्वरवासा, ये स्टेम है और ये होता है सूट बोरर। क्या होता है? सूट बोरर है। ये फ्लावर वेबियार कुछ ऐसे कहते हैं इसको, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ड्रोसिका मेंजिफेरी। अगले प्रश्न पर अगर हम चले तो अगला जो प्रश्न है वह देखो, तो अगला प्रश्न है, आम की केसर किस्म के लिए किस राज्य को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? पहला है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। GI टैग इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू विच स्टेट फॉर केसर वैरायटी ऑफ मैंगो? केसर वैरायटी के बारे में मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि केसर वो वैरायटी है, केसर गुजरात की प्रचलित वैरायटी है, याद रखना। पहला तो यह गुजरात की एक प्रचलित किस्म है और यह प्रसंस्करण हेतु अच्छी काम में आती है, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म है और गुजरात में ही इसको GI टैग मिला हुआ है, याद रखना। एक और मैं आपको बताऊं, आम की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म, उसका नाम है अल्फांसो। क्या है मेरे लाल? अल्फांसो। क्या नाम है? अल्फांसो।
अल्फांसो आम की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म है, याद रखना, है ना। हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, इसी प्रकार सर्वाधिक निर्यात इसी को करते हैं, परंतु अल्फांसो में सबसे ज्यादा स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या भी पाई जाती है। आम्रपाली आम की सबसे बोनी किस्म है, याद रखना। अल्फांसो को हापूस या बादाम कहते हैं, क्या कहते हैं, हापूस या बादाम। इसको महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी एंड सिंधु दुर्ग जो है जिले, वहां की पहाड़ियां जिले, वहां का जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखना, वहां का इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसका सही जवाब तो केसर के लिए तो गुजरात है, जबकि अल्फांसो के लिए महाराष्ट्र है। चलो अगला प्रश्न आम की किस्मों का संकरण पढ़ लेते हैं। देखिए, अरुणिका, अर्का पुनीत, पूसा लालिमा और मंजीरा, इसमें से कितने सही सुमेलित है? आम की संकरण आपको आने चाहिए, है ना, आम के संकरण आपको आने चाहिए। पहला है रसम वाला आपको आता होगा, फिर नारा, रसम निभानी है, नारा देना है और नहीं देना। अथा यहाँ पर आर का मतलब आ जाता है रत्ना के बाद ये आ जाता है सिंधु, कौन सी आ जाती है, सिंधु, फिर आ जाती है आम्रपाली और फिर आ जाती है मल्लिका, कौन सी आ जाती है, मल्लिका। ये तो दुनिया भर को आते हैं सर, हमें भी आते हैं, कुछ अलग बताओ, बताएंगे ना, कई सारे बताएंगे। इसका है नीलम इंटू अल्फांसो, नीलम इंटू अल्फांसो, ये इसका संकरण है। इसका रत्ना इतनो इंटू अल्फांसो, ये इसका संकरण है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये दशहरी इंटू नीलम, दशहरी इंटू नीलम, इसका संकरण है। फिर यह है नीलम इंटू दशहरी, नीलम इंटू दशहरी है, याद रख। फिर अगर मैं आपको बताऊं अर्का पुनीत और अर्का अरुणा, अर्का पुनीत और अर्का अरुणा, याद रखना। अर्का पुनीत का अगर मैं बताऊं तो अर्का पुनीत का अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, यही होता है, क्या होता है, अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, याद रखना। हाँ, पुनीत आड़ो भाई, इसका उल्टा पुल्टा कर दो, क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा, बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, ये लो। तो पहला एक तो ये तो सही है। अरुणिका का होता है आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, नहीं, आम्रपाली इंटू वनराज होता है, आम्रपाली इंटू वनराज होता है, ये गलत है, ये गलत है। पूसा लालिमा, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, नहीं, इसका होता है दशहरी इंटू सेंसेशन, दशहरी इंटू सेंसेशन होता है, तो ये भी गलत है। मंजीरा मतलब मरण, म से मंजीरा, र से रुमानी, न से मरन, न से नीलम, मतलब सही है। तो इसमें बी और डी, कौन कौन से बी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है, याद रखना, एक बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे लाल प्यारे दोस्त, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और सावधान रहे, सतर्क रहे, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका कौन सा था, ऑप्शन नंबर एक, बी भी सही है और डी भी सही है। निम्न में से कौन सी बेर की अगेती किस्म नहीं है? पहली ये डमरान नहीं है, ये उमरान है, क्या है, उमरान हो गई। ये गेला नहीं है, ये है गोला, कौन सी है, गोला। ये गोवा नहीं है, ये है गोमा, कौन सी है, गोमा। चल, तो अगेती किस्म नहीं है, उमरान, थार सेविका, गोला, गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अर्ली मैच्योरिटिंग वेराइटी ऑफ बेर? बेर की अगेती किस्म नहीं है। बेर की अगेती किस्मों का में जब बात करते हैं तो आती है गोला, गोला हो गई, थार सेविका आ गई, थार बुराज आ जाती है, गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति, ये बेर की अगेती किस्म है। जबकि उमरान बेर की पछेती किस्म है, कैसी है, पछेती किस्म है। और उमरान के अलावा एक आते हैं इलाइची, इलाइची। एक पूछते हैं सेब के बारे में, सेब, मुंडिया, मेहरून, रश्मि, चोमू लोकल, है ना। ये जो है सेब, मुंडिया, मेरून, केतली, रश्मि, चोमू लोकल, ये मध्यम है, ये कैसी है,
मध्यम है, तो ये बेर की सारी किस्में मैंने आपको बता दी है मेरे लाल। गला खराब है तो एक आधे दिन तो रहेगी दिक्कत ये। चलो, बेर की शीघ्र परिपक्वता अर्ली मैच्योरिटी वाली किस्म कौन सी है? उमरान, मुंडिया, गोला, कोई नहीं। चल, तो मैंने बता दिया था कि गोला इसकी अगेती है और उमरान इसकी पछेती है। मुंडिया मैंने बताया था ना, सेब, मुंडिया, मेरून, जोगिया, चोमोलोकल, रश्मि, ये सब मध्यम है। ये कैसी है? मध्यम होती है, याद रख। गोला कैसी है? सर गोला हो जाती है अगेती। शीघ्र मतलब अर्ली, है ना, ये यहाँ पर देख लो। चल, फिर देखो अगला, आम्रपाली आम की एक बोनी किस्म है जो उच्च सघन रोपण 2.5x2.5, बिल्कुल ये किचन गार्डन हेतु उपयुक्त किस्म है। कैसी है? किचन गार्डन हेतु। किचन गार्डन को कहते हैं गृह वाटिका। गृह वाटिका, गृह वाटिका याद रखना, किचन गार्डन गृह वाटिका। गला खराब है। किचन गार्डन गृह वाटिका कि सर ये संकरण ये करवा रखे। किसकी पूछी है? सर आम्रपाली का पूछा है। दशहरी इंटू नीलम, है ना, तो इसका आ जाएगा दशहरी इंटू नीलम। कहाँ आ गया? दशहरी इंटू नीलम कहाँ है? आम्रपाली का दशहरी इंटू नीलम। ये सारे संकरण यहाँ करवा रखे, ये देखो, ठीक है। आम्रपाली क्या आ जाएंगे? ये सभी के सभी। चलो, फिर देखो आगे चले, आगे बात करें आगे, तो इसमें भी दशहरी इंटू नीलम आ गया। फिर अगला आता है, निम्न में से कौन सा कथन बिलपत्र के संबंध में असत्य है? बिलपत्र के लिए सत्य नहीं है, देख लेते हैं कौन सा। बिलपत्र की पत्तियों को हिंदू धर्म में भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बिलपत्र को शताब्दी फल या मेलन ट्री कहते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। शताब्दी किसे कहते हैं? खजूर को कहते हैं। मेलन ट्री किसे कहते हैं? मेलन ट्री पपीता को कहते हैं। बिलपत्र की पंत सुजाता, मतलब ये सही नहीं है, एक तो सही नहीं, ठीक है। और बिलपत्र की पंत सुजाता और पंत उर्वशी किस्में हैं, सही बात है, परंतु केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित की गई है, सही नहीं है। ये तो GBPUAT, ये पंतनगर उत्तराखंड, यहाँ से विकसित की गई थी। और अब आ गई आवाज, गला खराब है तो क्या ही करें। तो बात करें बिलपत्र की औषधीय गुण मार्मेलोसिन तत्व के कारण होता है, ये भी सही। तो असत्य पूछा था इसने कि संबंध में असत्य दूसरा और तीसरा है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर कौन कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर केवल सेकंड एंड थर्ड। चल, ये भी वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, अंग्रेजी वाला। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन आम उत्पादन में सही नहीं है? भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल आम है। उत्पादित होने वाला फल तो सर केला होता है। कौन सा? केला। आम तो सर्वाधिक, ये उत्पादित होने वाला है ना, उत्पाद, जबकि आम तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है। क्या है? आम का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सर ये बात सही नहीं है, आगे भी देखेंगे हम तो। और विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन भारत में होता है, सही बात है। पूरे विश्व का आम उत्पादन एक तरफ और भारत का आम उत्पादन एक तरफ। भारत में सर्वाधिक आम उत्पादन आंध्र प्रदेश में, सही है। और दक्षिणी राजस्थान की जलवायु आम की खेती के लिए उपयुक्त है, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैंगो कल्टीवेशन? ये बिल्कुल सही, बाकी की गलत है, याद रखना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, जलवायु भिन्नता के कारण किस फल के पौधों में उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में मई जून में पत्ते झड़ जाते हैं और पौधे सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं? यही समय प्रूनिंग हेतु उपयुक्त रहता है। चलो, प्रूनिंग हेतु उपयुक्त रहता है। और पत्ते झड़ जाते हैं मतलब पर्णपाती होता है, केला, आम, बेर, पपीता। बिकॉज ऑफ वेदर वेरियस क्लाइमेटिक वेरिएशन, ट्री ऑफ विच फ्रूट क्रॉप शेड इट्स लीव इन समर सीजन May and June and pruning is also done at this time? सर ये बता रहा है बेर के। बेर में क्या करते हैं? हैवी या हार्ड प्रूनिंग। क्या करते हैं?
हेवी या फिर इसी को कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। बेर, बेर आएगा तो सर झंडू बाम याद आता है, बी मतलब बेर आता है, ए मतलब आता है अप्रैल। अप्रैल और मई में बेर में करते हैं हेवी और हार्ड प्रूनिंग। और बेर एक पर्णपाती पतझड़ी पौधा होता है जो अपने पत्ते गिरा देता है। बिल्कुल सही है सर। निम्न में से प्रवर्धन की कौन सी विधि आम से संबंधित नहीं है? सॉफ्टवुड कटिंग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, टी कलिका। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चल, सॉफ्टवुड कटिंग, कटिंग थोड़ी ना आती है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग आती है। क्या आती है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, मतलब ये नहीं। इपिकोटाइल बिल्कुल है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में यह है। इनार्चिंग अटेस्ट, बिल्कुल ये भी होती है, इनार्चिंग अटेस्ट भी होती है। टी कलिकान ये नहीं होती, तो नहीं पूछा ना इसने, मतलब ए एंड डी, तो ए एंड डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए एंड डी याद रख। ये सॉफ्टवुड कटिंग है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होता तो फिर ये भी माना जाता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, याद रखना। तो केवल ए व डी। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देख लेते हैं, मतलब सत्य नहीं, हमेशा ये चीज अंडरलाइन कर लेना। ये चीज अंडरलाइन करना इसलिए जरूरी है, कभी कभी हमें लगता है कि सत्य पूछा है, नहीं, कभी कभी हमें लगता है असत्य पूछा, याद रखना। तो ऐसा कभी भी हो, ऐसा कभी भी हो तो इतना सा हमें याद होना चाहिए मेरे लाल कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। चल, तो आम की इपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग, मूल ग्रंथ की उम्र 8 से 15 दिन होती है, सही बात है। और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आम के प्रवर्धन हेतु महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है, सही बात है। मिलीबग, मैंगो मिलीबग आम का मुख्य कीट है जिसका वैज्ञानिक नाम अमरीटोडस एटकिंसोनी होता है, नहीं 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 नहीं, क्या होता है? ड्रोसिका मेंजिफेरी, ड्रोसिका मेंजिफेरी, ड्रोसिका मेंजिफेरी। आम की बोनी किस्म आम्रपाली है जिसकी पौधरोपण दूरी 2.5 x 2.5 रखते हैं, सही बात है। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। और अमरीटोडस एटकिंसोनी आम का खुद का है। चल, फिर देखो अगला, अगला प्रश्न क्या है? गला वाला खराब है ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। एसेसन और रिज, कथन और कारण। अनार में फल फटना एक मुख्य दैहिक विकार है और मिट्टी की नमी का उतार चढ़ाव हुआ बोरोन की कमी के कारण यह समस्या होती है। तो इसमें क्या है बताओ? अनार में फल फटना एक मुख्य दैहिक विकार है, समस्या है, यह हमें पता। और यह बोरोन की कमी और नमी के असंतुलन के कारण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए तथा आर दोनों गलत है, नहीं, दोनों सही। गलत है, नहीं, ए सही है, गलत व्याख्या करता नहीं। इसका आएगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फ्रूट क्रैकिंग इज अ मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोमग्रेनेट एंड इट इज caused बाय मॉइस्चर स्ट्रेस एंड soil, मॉइस्चर स्ट्रेस इन soil एंड बोरोन डेफिशिएंसी। फिर देखो अगला, अगला है आम के पुष्प क्रम में फूल आते हैं। नर मादा पुष्प द्विलिंगी, नर व द्विलिंगी। मैंगो इनफ्लोरेसेंस कंटेंट, मैं आपको बता दूं कि मैंगो और मस्क मेलोन, मैंगो प्लस मस्क मेलोन, आम और खरबूज, इसमें आते हैं एंड्रोमोनोसियस प्रकार के पुष्प क्रम, एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस का मतलब होता है नर प्लस द्विलिंगी। क्या होता है? नर प्लस द्विलिंगी। देखो ऑप्शन में कहाँ मिलेगा नर प्लस द्विलिंगी? ऑप्शन नंबर डी, मेल एंड हर्मेपोडाइट फ्लावर, याद रखना, मैंगो प्लस मस्क मेलो। निम्न में से कौन सा आम की पछेती किस्म का युग है? बॉम्बे ग्रीन केसर, अल्फांसो, निरंजन व मधुलिका, चौसा व फजल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर ऑफ लेट मेच्योरिटी वेराइटी? लेट मेच्योरिटी वेराइटी,
बताओ इसकी लेट। आम की एक किस्म होती है सबसे मीठी किस्म जो है चौसा। मीठी जब होगी जब वो पकेगी। तो आम की सबसे मीठी किस्म चौसा। चौसा जो होती है और वह सबसे ज़्यादा देरी से पकने वाली है। और एक फजली, फजली सबसे ज़्यादा देरी से पकने वाली है। तो चौसा व फजली। निरंजन व मधुलिका आम की बेमौसमी किस्म है। कैसी है? बेमौसमी किस्म, ऑफ सीजन वैरायटी है। तमिलनाडु में लेते हैं, याद रखना। हाँ, और अल्फांसो सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली है। बॉम्बे ग्रीन अगेती किस्म है। केसर गुजरात की है। बॉम्बे ग्रीन अगेती किस्म है, याद रखना, उत्तर भारत की। चल, एकांतर फलन, अल्टरनेट बियरिंग, फल वृक्षों की आम समस्या है। खासकर आम में इसका अर्थ क्या होता है? तो एक साल छोड़कर एक साल फल आना, ये कहलाता है एकांतर फलन, अल्टरनेट बियरिंग। इसे कहते हैं बाइनियल बियरिंग, या इसे कहा जाता है द्विवर्षीय फल। मतलब एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष फल देता है। पहले साल फल देगा। जिस साल फल देता है और जिस साल फल नहीं देता, जिस साल फल देता है मतलब फलन होगा, उसे ऑन सीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑन सीजन। और जिस साल फल नहीं देगा, अफलन होगा, उसे हम कहेंगे ऑफ सीजन। क्या कहेंगे? ऑफ सीजन कहेंगे, याद रखो। फिर देखो अगला, अगला है कि वही बात आ गई, क्या आ गई कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। फिर देखो अगला, अगला चलते हैं कि फल मक्खी व चुन्नील आसिता। फल मक्खी व चुन्नील आसिता निम्न में से किस फल वृक्ष की खेती की मुख्य समस्या? फ्रूट फ्लाई एंड पाउडरी मिल्ट्यू आर मेजर सेट बैक्स इन द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। बताओ ये समस्या कौन से फल की है? फल मक्खी, बेर की फल मक्खी कार्पोमिया वेसुयाना। बेर की फल मक्खी क्या होता है? कार्पोमिया वेसुयाना, कार्पोमिया वेसुयाना, वेसुवियाना, बहुत बढ़िया। और इसी में लगता है चुन्नील आसिता। केले का राइजोम विविल पूछे, केले में कौन होता है? राइजोम विविल होता है, विविल। इसका वैज्ञानिक नाम कोस्मोपोलिटस सोडिडस, कोस्मोपोलिटस पोलिटस सोरडीडस, सोरडीडस, कोस्मोपोलिटस सोरडीडस। आंवले में रस्ट लगता है। अनार की तितली बता दो सर, अनार की तितली। ड्यूडोरिक्स विराकोला आइसोक्रेटस, ड्यूडोरिक्स विराकोला आइसोक्रेटस, 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 याद रख। तो फल मक्खी बेर में है। और चुन्नील आसिता जिसे पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा रोग कहते हैं, कवक के कारण होता है, ये भी बेर का है, याद। फिर केले के पौधे में भूमि के समीप अनेक अवांछनीय सकर्स अंतर्भूस्थारी निकल आते हैं, उन्हें हटाना, सकर्स को हटाना कहलाता है डी सकरी। प्रोपिंग, केले को सहारा देना, केले को सहारा देना, प्रोपिंग। डी नेवलिंग, नर पुष्प को हटाना, नर पुष्प को हटाना, डी नेवलिंग। मेटोकिंग, फलन के बाद, फलन के बाद केले को काट देना, केले को काट देना, केले को काटते ना 0.6 मीटर या 1.5 या 6 मीटर की ऊंचाई पे जो काट देते हैं वो मेटोकिंग कहलाता है। यहाँ पे सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डी सकरी। मतलब रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड सकर्स, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड डी सकरी, याद रखना। और गिवन सपोर्ट दैट इज कॉल्ड प्रोपिंग, है ना। और रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर दैट इज कॉल्ड डी नेवलिंग, एंड कट ऑफ द बनाना स्टेम दैट इज कॉल्ड वो मेटोकिंग। चलो फिर देखो, आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में निम्न स्थान पर है। देवड़ा वास टोक अमरूद का है, बांसवाड़ा नहीं है। खेमरी डोलपुर, खेमरी डोलपुर, धौलपुर, खेमरी डोलपुर आम का उत्कृष्टता केंद्र, खेमरी डोलपुर अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र, देवड़ा वास टोक। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो इन राजस्थान। अगर आपसे संतरा का पूछे, संतरा का, तो झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़। सिट्रस का पूछे तो नानता फार्म कोटा, सिट्रस का पूछे तो
नांता फार्म कोटा। पुष्प का पूछे तो सवाई माधोपुर, पुष्प का पूछे तो सवाई माधोपुर के अंदर है, याद रखना। कई सारे हैं, कई वीडियो में बता रखे हैं मैंने। फिर अगला प्रश्न, आम की अंबिका किस्म किन दो प्रजाति के संकरण से मिलकर बनी है? तो अंबिका इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो क्रॉस्ड बिटवीन। अंबिका किस्म का संकरण क्या है? चल, क्या होगा अंबिका किस्म का संकरण? आम्रपाली इंटू CISHM5, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद और नीलम इंटू CISHM1 और नीलम इंटू जनार्दन पसंद। सर अंबिका किस्म, अंबिका और अरुणिका ये CISH लखनऊ से विकसित की गई थी। CISH लखनऊ से विकसित किस्म है, तो यूँ ना ही समझे कि CISH ये आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद के संकरण से है। और ये तबीयत भी ख़राब थी, तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन हो गया। ये वीडियो कैसे लगा? और थोड़ा गले में दिक्कत थी मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए थोड़ा जल्दी किया। बाकी अगले सेशन में, अगले सॉल्यूशन में आते हैं। जहाँ तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहे और मस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। माता पिता से रोज़ाना बात करें, स्वयं का ख्याल रखें। जहाँ तक के लिए सभी को अलविदा। जय हिंद, जय भारत।